हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 8 ऑफ द चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है रसायन संयोजन के नियम, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। रसायन संयोजन के नियम, ये नियम क्या है? ये देखिए, जब तत्व या एलिमेंट्स या परमाणु जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स के निर्माण में भी कुछ नियम होते हैं। ये 5 नियम हैं। इन 5 नियमों से तत्व, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तत्व या परमाणु जुड़कर अणु या यौगिकों का निर्माण करते हैं। इनके निर्माण में 5 नियम लागू होते हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या डेफिनेट प्रपोर्शन। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। चौथा है आवोगाद्रो का नियम, जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। और लास्ट है गैलुसैक का गैसीय आयतनों का नियम, गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। सबसे पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फ्रेंच केमिस्ट हुए एंथोनी लिवोजिए, उन्होंने 1789 में यह बात बताई कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी अभिकारक और उत्पाद का जो द्रव्यमान है वो सेम रहता है। जितने अभिकारक के जितना मास, जितना द्रव्यमान क्रिया करता है, क्रिया करने के पश्चात जो उत्पाद बनता है उसमें भी द्रव्यमान सेम रहता है। इनके अनुसार द्रव्य ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम बाइकार्बोनेट एक क्षार है, बेस है, वो रिएक्शन कर रहा है एसिटिक एसिड से, CH3COH से रिएक्शन कर रहा है। कितना ग्राम है सोडियम कार्बोनेट? 6.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन कर रहा है एसिटिक एसिड से। 15 ग्राम एसिटिक एसिड से रिएक्शन करके बना रहा है, क्योंकि बेस और बेस, अम्ल और क्षार की क्रिया से हमेशा लवण और जल का निर्माण होता है। क्योंकि यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है, यहाँ कार्बोनेट की प्रेजेंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण हो रहा है। तो हमें दे रखा है कि 6.3 जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है और CH3COH एसिटिक एसिड जो है वो 15 ग्राम है। अगर हमारे पास जो लवण बन रहा है और जल बन रहा है उसकी मात्रा 18 ग्राम दे रखी है और पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी मात्रा कितनी होगी। अगर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है तो वह बताता है कि जितना अभिकारक क्रिया करते हैं उतना के उतना जो द्रव्यमान है उत्पाद में भी उतना ही रहता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि 6.3 ग्राम प्लस 15.0 ग्राम इज इक्वल्स टू 18.0 ग्राम प्लस x जो हमें ज्ञात करना है वह है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। अतः क्रिया कारक का जितना द्रव्यमान है उतना के उतना द्रव्यमान क्रिया फल में भी होना चाहिए। तो जितना क्रिया कारक का द्रव्यमान है, यहाँ एरो का निशान हटा के यहाँ इक्वल्स का निशान लगा दें, तो 21.3 ग्राम जो कि क्रिया कारक का द्रव्यमान है इज इक्वल्स टू 18 ग्राम प्लस x इज इक्वल्स टू 21.3 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 3.3 ग्राम ऑफ x। ये x क्या है? 3.3 ग्राम है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 3.3 ग्राम है। अब अगर हम देखें 3.3 ग्राम, अगर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की जगह वैल्यू इसकी रखेंगे तो देखते हैं कि जितना क्रिया कारक में जितना द्रव्यमान आ रहा है उतना के उतना क्रिया फल जो बन रहे हैं, जो प्रोडक्ट बन रहा है, उनका भी द्रव्यमान, उनका भी मास बिल्कुल सेम है। तो ये वाला जो नियम है ये बताता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्य ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन एनी फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस। दूसरा आता है स्थिर अनुपात का नियम, कांस्टेंट प्रपोर्शन का नियम या डेफिनेट प्रपोर्शन का नियम। स्थिर अनुपात का नियम हम बताता है कि किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है। किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात, रेशियो, हमेशा समान होता है। यह बताया था फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ एल प्रॉस्ट ने।
17 in 99, ये आया था 1789 में। और जब ये जो सेकंड नियम जो है स्थिर अनुपात का नियम है, ये जोसेफ एल प्राउस्ट ने बताया था, जो कि 1799 में बताया था। इनके अनुसार जब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने भी अपना एक प्रयोग किया जिसमें कि इन्होंने क्यूप्रिक कार्बोनेट CuCO3 क्यूप्रिक कार्बोनेट का जो नमूना बनाया था, एक तो प्राकृतिक था, नेचुरली एक क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया उन्होंने, और एक क्यूप्रिक कार्बोनेट उन्होंने संश्लेषित किया, लैब में तैयार किया, और उन दोनों में कार्बन का परसेंटेज जो उसमें जो कॉपर का परसेंटेज है, उसमें जो कार्बन का परसेंटेज और ऑक्सीजन का, क्योंकि क्यूप्रिक कार्बोनेट CuCO3 में कॉपर है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, इन तीनों की मात्रा का परसेंटेज जो है उन्होंने देखा कि प्राकृतिक रूप से जब ये हमें प्राप्त हुआ है तो उसमें इन तीनों का कितना रेशियो है, कितना अनुपात है, और जब हम इसे संश्लेषित कर रहे हैं, लैब में तैयार कर रहे हैं, तब क्यूप्रिक कार्बोनेट में कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन की कितनी कितनी मात्रा है, इनका कितना कितना रेशियो है। तो उन्होंने पाया कि 15.35 ग्राम, जो 15.35% जो है ये प्राकृतिक रूप में है, कॉपर प्राकृतिक रूप में क्यूप्रिक कार्बोनेट में पाया जा रहा है। वही देखा कि कार्बन जो है वह भी 9.74% है और ऑक्सीजन भी 38.91% है, और सेम टू सेम यही सब रेशियो जो था संश्लेषित, यानी उन्होंने जब लैब में तैयार किया, उसी क्यूप्रिक कार्बोनेट में सेम वही परसेंटेज पाया गया। तब उन्होंने पता लगाया कि निश्चित संगठन से मिलकर कोई यौगिक बना होता है, तो किसी भी यौगिक का बनना एक स्थिर अनुपात का नियम बताता है कि उसमें एक जो प्रपोर्शन है बिल्कुल सेम होता है। किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा समान रहता है। अच्छा, तो इसे और कहा जाता है निश्चित संगठन का नियम, या तो स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित संगठन का नियम। अगर कोई पूछे कि निश्चित संगठन का नियम क्या है, तो वह स्थिर अनुपात का नियम ही है, तो आप इसी को डिफाइन करेंगे। अच्छा, इसकी जो लिमिटेशंस जो हैं, अच्छा हमने जो बताया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो इस नियम की भी एक लिमिटेशंस हर एक नियम की होती है। इस नियम की जो लिमिटेशन थी कि ये न्यूक्लियर रिएक्शंस, जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है, उनमें ये जो वाला जो नियम है वो लागू नहीं होता है। नाभिकीय रिएक्शंस जो होती हैं उनमें जब द्रव्यमान, जब क्रिया कारक से जब उत्पाद बनते हैं, तो उनका जो द्रव्यमान है वो इस नियम पर खरा नहीं उतरता है, वो जो रिएक्शंस हैं वो ये नियम लागू नहीं करती। अच्छा, उसके बाद स्थिर अनुपात के नियम की दो लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन है कि नॉट वैलिड फॉर आइसोटॉप, आइसोटॉप्स के लिए ये वैलिड नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रकृति में पाई जाती है उसमें कार्बन के दो आइसोटॉप्स होते हैं, C12 और C14। कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सा आइसोटॉप यूज हो रहा है ये हमें पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तो इस कंडीशन में इनका जो रेशियो लगाना, क्योंकि C12 का मास अलग है, C14 का मास अलग है, दोनों का द्रव्यमान अलग अलग होने पर इनके मास का रेशियो लगाना मुश्किल हो जाता है, और इस कंडीशन में, आइसोटॉप्स की कंडीशन में, स्थिर अनुपात का नियम लागू नहीं होता है। दूसरा पॉइंट आता है कि व्हेन कंपाउंड्स आर डिफरेंट, जब कंपाउंड्स डिफरेंट हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है C2H6O, लेकिन बनने वाले कंपाउंड दो हैं, CH3CH2OH और CH3OCH3। अगर कंपाउंड्स दो डिफरेंट बन रहे हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक ही है, लेकिन कंपाउंड्स दो डिफरेंट बन रहे हैं, दो कंपाउंड्स डिफरेंट बनने से उनके जो मॉलिक्यूलर मास का जो रेशियो है उसका सही से ज्ञान लगाना मुश्किल हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी सेकंड नियम जो है स्थिर अनुपात का नियम, ये काम नहीं करता है। तो इस तरीके से आज हमने किया है स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये दो नियम हमने आज पूरे किए हैं पार्ट नंबर 8 में। पार्ट नंबर 9 में हमें करना है गुणित अनुपात का नियम, अवोगाद्रो का नियम और गैलुसैक का गैसीय आयतनों का नियम। ये तीन नियम जो है हम पार्ट नंबर 9 में कवर करेंगे। टिल देन बच्चों, आपको ये सारा कुछ अच्छे से नोट्स बनाने हैं, पढ़ के लिख कर अच्छे से याद करने हैं। एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।